प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। पटना के मिलर ग्राउंड में बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार मंटू एक कुर्मी एकता रैली कर रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। इस तरीके से कल दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। अब जानकार कयास लगा रहे हैं कि क्या इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है दबाव बनाने की कि आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया जाए। क्या इसके तहत ही नीतीश कुमार इन दोनों कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इसकी गणित है, क्या इसके पीछे का खेल राजनीति है। और मैं सौरभ हूं, आप देख रहे हैं हमारा खास शो बिहार की बात। सबसे पहले आपको एक प्रशांत किशोर की टिप्पणी भी सुना देते हैं बातचीत शुरू करने से पहले, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया है बीजेपी को कि भाई अगर चुनाव में दम है तो सीएम फेस घोषित करके चुनाव लड़िए नीतीश कुमार को। सुनिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा हो गए, इससे बढ़िया जन स्वराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। तो देखिए प्रशांत किशोर कैसे बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं कि दम है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करिए, उनको राजनीतिक बोझ बता रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार दम दिखा रहे हैं, वो बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, कुर्मी एकता सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं जो कि उनका कोर वोट बैंक माना जाता है, दिल्ली के जो शपथ ग्रहण समारोह उसमें नहीं जा रहे। हालांकि उसको लेकर जेडीयू की तरफ से तर्क दिया गया है कि उनकी खुद की प्रगति यात्रा है 20 और 21 तारीख को, इस वजह से वो नालंदा जिले में रहेंगे और इस वजह से ही नहीं जा पा रहे। उन्होंने अपने प्रतिनिधि ललन सिंह और संजय झा को भेजा है जो कि कल दिल्ली में जेडीयू की तरफ से रहेंगे, मगर हर चीज़ के मायने होते हैं, कुछ पीछे गणित होती है, वो समझने का प्रयास करेंगे आज की बातचीत में। और हमारे साथ जुड़ेंगे प्रियदर्शी रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशुतोष कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप तीनों लोगों से यही समझना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जो नहीं जा रहे हैं, आज के कार्यक्रम में नहीं गए कुर्मी एकता सम्मेलन में, उसके क्या मायने हैं, और दिल्ली में नहीं जा रहे हैं, क्या सही बात है कि प्रगति यात्रा ही उसका रीज़न है, या अभी से जो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस दबाव बना रही है आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर, वैसे ही नीतीश कुमार ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है कार्यक्रमों से गोला देके। सबसे पहले बात करते हैं प्रियदर्शी जी, आपसे बताइए। नहीं देखिए, इसमें दोनों चीजें हो सकती है। एक तो प्रगति यात्रा का मामला है जो उनका चल रहा है, पूर्व नियोजित है वो कार्यक्रम, लेकिन कुर्मी एकता सम्मेलन में क्यों नहीं गए? क्या उनको बुलाया गया और वे नहीं गए? अगर बुलाया गया और वे नहीं गए तो इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। हो सकता है कि उन्हें थ्रेट लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी मेरे ही वोट बैंक को लेकर के, वोट बैंक छोड़िए, मेरी ही जाति जो जाति है उसका मैं नेता हूं और उसी के लिए अलग से रैली करवाया जा रहा है, तो ये तो गठबंधन के लिए ठीक नहीं है, गठबंधन हित में नहीं है। ये नीतीश कुमार की सोच हो सकती है। पहले भी जब भी देखिए कुर्मियों का कोई कार्यक्रम हुआ, नीतीश कुमार ने उनसे दूरी बना करके रखी है। सतीश कुमार कराते रहे, अनिल जी कराते रहे, कई लोग कुर्मी चेतना रैली, कुर्मी चेतना महारैली, लौकुश रैली, जो नीतीश कुमार के बाद, जो जब नीतीश कुमार पहले खुद करते थे कुर्मी चेतना रैली, गए भी थे 94 में और उसमें शामिल भी हुए थे, इन्हीं के द्वारा आयोजित भी हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्होंने करना छोड़ दिया। उसके बाद फिर लौकुश रैली इन्होंने किया था,
2005 से पहले, उसके बाद उसको भी करना बंद कर दिया। और एक तरीके से जातीय रैलियों में इन्होंने जाने से खुद को अलग रखा। लेकिन यहाँ नहीं जाना ये दूसरे मायने बता रहे हैं। क्योंकि महाराणा प्रताप की रैली में तो ये जाते हैं, महाराणा प्रताप जी का जब समारोह होता है तो उसे एक जाति विशेष के लोग करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उसको जातीय रैली नहीं माना जाए, लेकिन उस तरीके के कार्यक्रमों में तो ये जाते हैं, कोई दूरी नहीं रखते हैं। लेकिन क्षत्रिय महासभा के बैनर तले जब वो सब कार्यक्रम होता है जाते हैं। कुर्मी वाला जब बात आती है ना, तो ये पीछे हट जाते हैं। कोई कुर्मी और कोयरी दोनों की अगर रैलियां होती हैं और कोई और उस मंच को कर रहा हो, कोई और भीड़ जुटा रहा हो, तो शायद नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि ये नहीं गए होंगे। 2021 में भी कुर्मी चेतना रैली करने का प्रयास हुआ पूर्व विधायक सतीश कुमार जी की ओर से, उसमें भी ये नहीं गए थे। कुर्मी रैली, कुर्मियों का जब भी बात आती है तो नीतीश कुमार खुद को मानते हैं कि मेरे पहले और मेरे बाद कोई नेता नहीं है बिहार में, और मेरे से अलग हट करके इसकी बात, कुर्मी की बात नहीं होनी चाहिए। और वाकई कुर्मी लोग मानते हैं नीतीश कुमार के साथ, एकजुट रहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से इनका स्वास्थ्य, नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, मीडिया में खबरें आ रही हैं कि स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, तो उसको लेकर के तरह तरह की अटकलबाजियां हैं कि नीतीश कुमार की विरासत को कौन संभालेगा। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जब चले जाएंगे राजनीति के नेपथ्य में, तो सबसे ज्यादा खलेगा इनका नेतृत्व इनकी अपनी जाति कुर्मियों को, क्योंकि कुर्मियों में इनके बाद कोई कद्दावर नेता नहीं है। इसीलिए ये सब तमाम प्रयास हो रहे हैं। कई लोग ये प्रयास करते रहते हैं कि नीतीश कुमार तक तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के बाद कुर्मी वोट बैंक पर कुर्मी की राजनीति साधा जाए। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वर्षों से कुछ एक समय का अपवाद को छोड़ दिया जाए, तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा, तो कुर्मी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे। तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य साथ नहीं देता है आने वाले दिनों में, वे या फिर वे राजनीति के नेपथ्य में चले जाते हैं, तो इस वोट बैंक पर अपना कब्जा बनाया जाएगा। जी। क्योंकि साइकोलॉजिकली कुर्मी लोग अभी की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। गुजरात से भी वो लोग जोड़ते हैं पटेल के तौर पर अपने को, वहां से भी ये लोग कनेक्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। सरदार पटेल को जिस तरीके से महिमा मंडित भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस तरीके से नेचुरली गारंटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी बन जाती है बिहार में कुर्मियों की। तो इस लिहाज से कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जा रही होगी कि कुर्मियों को अभी से ही अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास शुरू कर दिया जाए। जबकि नीतीश आप कह कुमार रहे हैं कि फ्यूचर प्लानिंग पे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो तत्काल में है वो तो नीतीश कुमार उनके साथ हैं ही। कल को अगर जरूरत पड़ती है आगे कुछ देखने की, तो वहां पर तैयारी मजबूत रहे, उसके लिए प्रयासरत है। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप बताइए कि भाई दोनों ही बीजेपी के कार्यक्रम में, चाहे दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो, चाहे फिर जो कुर्मी एकता सम्मेलन हुआ, दोनों में नीतीश कुमार नहीं गए, क्या संदेश है इसका? देखिए, एक तो अभी वो प्रगति यात्रा पर है, दूसरी ओर उन्हें निमंत्रण मिला है या नहीं मिला है ये सार्वजनिक नहीं हुआ है। तीसरी बात कि यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित है। ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी वो आशंका की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम एक विधायक के द्वारा आयोजित किया गया है। कुर्मी माने जाति के नाम पर कुर्मी रैली 34 साल बाद इस तरह की कुर्मी रैली माने देखी जा रही है, माने बड़े स्तर पर। यूं बाद में कई हुए हैं लौकुश और कुर्मी चेतना रैली, उसमें जिसमें वो खुद नहीं गए। एक बात और है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को जातीय बंधन से थोड़ा अलग हटकर देख रहे हैं। हाँ, जहां उनको दूसरी जातियों में वोट की उम्मीद रहती है, वहां वो जाते जरूर हैं। जैसे महाराणा प्रताप की रैली अगर हो, या और भी दूसरी जातियों की जो रैलियां हो और कार्यक्रम हो, उसमें वो वोट के लिए जाते रहे। वो मान चुके हैं कि वो कोयरी कुर्मी के एकमात्र नेता हैं, और ये उनकी स्वीकार्यता भी है उस जाति में, ऐसी बात नहीं।
उनके विरोध में जल्दी कोई कुछ बोलता नहीं, खास करके कोयली कुर्मी में अगर कुछ अपवाद को हम छोड़ दें तो वो प्रगति यात्रा पर अभी हैं। और अभी बक्सर के कार्यक्रम में उनके खिलाफ नारे भी लगे, मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। हालांकि वह कोई जातीय रैली नहीं, प्रगति यात्रा की रैली है। हालांकि उस रैली माने प्रगति यात्रा है जिसमें वो बताना ये चाह रहे हैं कि मेरे शासनकाल में क्या क्या तरक्की हुई बिहार में, क्या प्रगति हुई, क्या क्या मैंने विकास के काम किए। तो अपने को एक विकास के मॉडल के रूप में और एक विकास पुरुष के रूप में वो स्थापित कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। और पॉलिटिकल मायने तो इसके जरूर हैं। मैं सहमत हूं इसके पहले जो वक्ता उन्होंने जो बात कही कि जिस तरह से इनके सेहत के उतार चढ़ाव की बात की जा रही है, वैसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार की उम्र भी हो गई है तो वैसी स्थिति में फिर वो कुर्मी का नेता कौन? तो कुर्मी का नेता कौन? तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी, इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हाईजैक कर ले पार्टी को, मेरा मतलब वो कोयली कुर्मी को। और अगर 34 साल पहले की बात अगर मैं करूं, जब 1994 में वो रैली हुई थी, कुर्मी रैली, महारैली, उसके पहले एक यादव रैली हुई, यादवों की एक रैली हुई। उसी रैली के रिटेलिएशन में, उसकी प्रतिक्रिया में ये रैली की, ये सतीश कुमार के द्वारा वो 1994 में आयोजित थी। लेकिन उस मंच की महफिल नीतीश कुमार ने लूट ली। ये उसमें नेता उभर कर आए तो जिसमें एक नेशनल डेली ने खबर भी छापी थी, प्लेयर थी वो, कि यह यादवों पर एक घनचोट है, माने कुर्मी रैली एक घनचोट है। मैं 1994 की बात कर, अभी की बात नहीं। तो अब 1994 वाली स्थिति भी नहीं है बिहार में, काफी कुछ बदल चुका है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी काफी बदल चुका है। उस समय मुख्यमंत्री यह थे भी नहीं, आज ये मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं तो सिर्फ किसी एक जाति विशेष के नहीं, बल्कि पूरे बिहार के हैं, और बिहार में सभी जातियां हैं, कई धर्म हैं। तो मेरा मतलब कि ये बड़ा रहस्य तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, जो मेरे सूत्रों ने जानकारी दी, इन्होंने निमंत्रण इनको गया था, लेकिन ये प्रगति यात्रा का हवाला देते हुए ये उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिए। लेकिन दूसरी जातियों के रैली में ये जाते रहे हैं, और जाने के पीछे कारण यही रहा है कि उसके वोट बैंक को मैं अपने में मिलाऊं और जदयू में मिलाऊं, और वहां मेरी माने सहानुभूति वहां मैं लूं, यही बात है। तो और कार्यक्रम उनके अभी और आगे तक हैं। और यह भी जानकारी मुझे मिली है कि इसके पहले इनसे कोई सहमति नहीं ली गई थी कुर्मी रैली के लिए। ओ नेचुरली इगोइस्ट आदमी तो हैं, जब कोई सहमति इनसे नहीं ली गई तो वह भी इनके ईगो पर लगा होगा कि बगैर मेरी सहमति के ये हो रहा है, रैली हो रही है। तो कई इसके मायने और कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं। बिल्कुल, कई कारण हो सकते हैं, मगर यही है कि जानकार आप जैसे लोग जो है सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं कि भाई इसके पीछे क्या दबाव बनाने की रणनीति है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। तमाम मुख्यमंत्रियों को शपथ ग्रहण में गए हैं नीतीश कुमार, अब नहीं जा रहे हैं। ये वही वक्त है जब दिल्ली जीत चुकी है बीजेपी, हरियाणा जीत चुकी है, महाराष्ट्र जीत चुकी है, तो लगातार जीतती हुई बीजेपी अब बिहार में एंटर करेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके डिमांड्स भी हाई होंगी, और वो चाहेगी भी कि भाई जैसे महाराष्ट्र में वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, वैसे ही बिहार में भी आगे बढ़ा जाए। आशुतोष जी कैसे देख रहे हैं इसको? दबाव की रणनीति मानेंगे या फिर ये एक रूटीन बात है कि भाई उनको प्रगति यात्रा में जाना था इसलिए नहीं जा पा रहे?
आशु जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है, मुझे लगता है म्यूट है क्या, चेक कर लीजिए। हाँ जी जी। जी। देखिए, ये जो रैली हो रही है, माफ कीजिएगा किसी को बुरा ना लग जाए, ये रैली उस स्तर की नहीं हो रही है जिसपे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाए। पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट बिहार की एक संस्था है, कुछ छात्रों ने बनाई है, और उन्होंने कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह पटेल इसके अध्यक्ष हैं, जो विधायक हैं अमनौर से भाजपा के। तो वो इस संस्था के अध्यक्ष हैं। और मिलर स्कूल ग्राउंड इतना बड़ा ग्राउंड भी नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा उस स्तर का सम्मेलन नहीं हो रहा है, और शहर में बहुत होर्डिंग पोस्टर्स भी नहीं लगाए गए हैं, विज्ञापन भी उस स्तर पर इसका नहीं प्रचारित किया गया है। 2 दिन पहले एक होटल में सामान्य रूप से, चूंकि विधायक हैं तो एक इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, जब लोगों को पता चला, हम लोगों को भी पता चला। और मंटू सिंह पटेल जो इसके अध्यक्ष भी हैं और विधायक भी हैं अमनौर के, वो इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के शुभ अवसर पर है। और संजय जी ने एक बहुत अहम बात कही कि मुख्यमंत्री को इसमें निमंत्रण भी मिला है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मुख्यमंत्री को निमंत्रण भी ये लोग नहीं दे पाए होंगे, क्योंकि आए दिन मुख्यमंत्री अभी प्रगति यात्रा पर बाहर रह रहे हैं, और कई मौकों पर अच्छे अच्छे लोगों को, भले ही आप विधायक ही क्यों ना हो, उनको मुख्यमंत्री से मिलना, समय लेना, अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल बात होती है। ये ऐसा लग रहा है कि बहुत हड़बड़ाहट में राजनीतिक तौर पर, या चुनावी साल है तो इस रैली को बहुत जल्दबाजी में प्लान किया गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। एक संस्था की शुरुआत के तौर पर इसको भी आप देख सकते हैं, और कुछ बातें इसमें होंगी। और जो मैं छात्रावास की बात कर रहा हूँ, पटेल छात्रावास की, उसको बहुत वर्षों से नीतीश कुमार भी उसको संरक्षण प्रदान करते रहे हैं। वहाँ के कई छात्र भी कई मौकों पर माने पटेल भावनाओं के साथ जुड़े रहे हैं अपनी जाति को लेकर के। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री चले जाएंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा जो बड़े लेवल पर, चलिए मान लिया कि ये कार्यक्रम छोटा है, दिल्ली वाले के बारे में बताइए। दिल्ली का तो बड़ा कार्यक्रम है, बड़े लेवल पे तैयारी हो रही है, 27 साल बाद भाजपा वापस आई है, सभी सहयोगियों को बुलाया है। कुछ खबरें ऐसी चलने लगी कि नीतीश कुमार ने पीएमओ से मिलने का समय मांगा था, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने का प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार को मिलने का समय नहीं दिया, और वो वापस लौट कर आ गए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये खबरें कहीं कहीं चल रही थी, तो हो सकता है ऐसा हुआ होगा। तो भाजपा ये भी समझ रही होगी कि 12 सांसदों को ही अपने पाले में तो करना है ना, ये एक मसला। और नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ना है, चूंकि उनके फेस को आगे नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किलात होगी। लेकिन मेरी जानकारी थोड़ी बहुत पक्की नहीं है, लेकिन 2-3 महीने में मैं ये देख रहा हूँ, भले आप नीतीश कुमार को हाथ जोड़ते मुस्कुराते कार्यक्रमों में जाते देख रहे होंगे, लेकिन मीडिया किसी भी कार्यक्रम में वो संबोधन नहीं कर रहे हैं, मीडिया को उससे दूर रखा जा रहा है। कोई भी कार्यक्रम आप 2-3 महीने में मंच पर खड़े होकर वो बोलते हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, पत्रकारों से भी नहीं बोल रहे। और एक खास तरह के पत्रकार को यहाँ से चयनित करके ले जाया जाता है उनके उस कार्यक्रम में, दूसरे पत्रकारों से उनको बात नहीं किया जा रहा। अब इसके पीछे की क्या वजह है वो आप लोग बेहतर जान रहे होंगे। तो खुले तौर पर एक ये भी वजह है कि उनको सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम में अब भाजपा नहीं लेकर जा रही होगी। हाँ, ये भी एक मसला हो सकता है, क्योंकि कई कार्यक्रम हैं, कहाँ नीतीश कुमार बोल रहे हैं पत्रकारों से, जो जिस अंदाज में बोलते थे कहाँ बोल रहे हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं। हाल में एक वीडियो भी वायरल हुआ, मैं देख रहा था, जिसमें वो मीडिया के लोग बात करना चाह रहे थे, पर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने हटा दिया था, बात नहीं करने दी। बिल्कुल, नीतीश कुमार जहां रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नीतीश कुमार के आने की सूचना भी गलत दी जाती है, पत्रकार दूसरे, लेकिन पत्रकार तो खड़े रहते हैं ना, उनके लिए 2 घंटे 1 घंटे इंतजार करना क्या है। लेकिन नीतीश कुमार तो बोल ही नहीं रहे हैं। तो अब भाजपा को केवल 12 सांसद उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज अब नहीं है। सुप्रिया सुले हैं, फिर मुंबई में उद्धव ठाकरे हैं, वो और कुछ जदयू के विधायक भी टूट सकते हैं। तो वैसी, लेकिन बीजेपी के लिए है कि नीतीश कुमार का चेहरा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी जरूरत है, नहीं तो चुनाव में फिर तेजस्वी यादव को फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, मैं इसी पे चर्चा आगे बढ़ाना चाहूँ, जो आपने कहा कि नीतीश कुमार की जरूरत है बीजेपी को। अभी आप लोगों ने प्रशांत किशोर का बयान सुना होगा, जिस तरीके से वो तंज कस रहे थे, राजनीतिक बोझ बता रहे थे नीतीश कुमार को। मैं समझना चाहता हूँ कि बीजेपी आज की तारीख में, जैसे बीच में याद करिए अमित शाह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी तय होगा कि फेस कौन होगा बिहार में, क्या अभी भी संशय है? सौरभ जी, मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन कर दूंगा कि यहाँ पर प्रशांत किशोर की जो आप कहते हैं होमवर्क में कमजोरी है। भाजपा, जदयू और चिराग पासवान और मांझी वगैरह वगैरह, मतलब एनडीए में भाजपा और जदयू अगर एक साथ लड़ जाए चुनाव, तो आंख मूंद कर भी लड़ेगी, तो खींच तीर कर वो सरकार बना लेगी, भले ही 123 सीट क्यों ना ले आए।
यहाँ पर प्रशांत किशोर की थोड़ी सी फील्डिंग गलत है। अभी बिहार में कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और तेजस्वी यादव को इनके सामने लाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। अब वही नीतीश कुमार अगर राजद के साथ चले जाते हैं तो फिर भाजपा की फजीहत हो सकती है ना। लेकिन इन लोगों के साथ रहने से जो वोटों का समीकरण है और जो बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। प्रियदर्शी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो प्रशांत किशोर का बयान है, जिस तरीके से वो तंज कस रहे हैं कि भाई दम है तो बना कर दिखाओ, मुख्यमंत्री फेस घोषित करो, तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये मान तो रही कि हाँ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मगर एक संशय भी रहता है। तो ये संशय खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है? बीजेपी जो लोकल यूनिट है उसकी स्ट्रेटजी क्या है फिलहाल? जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई घोषित करो, घोषित करेंगे कि ऐसे ही जो चीज़ें थोड़ा संशय के साथ चलती रहेंगी? देखिए, वो एनडीए के मामले में क्यों इंटरफियर कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वो उनकी अपनी समझ हो सकती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर ही नहीं, आज की तारीख में तमाम लोग नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। सभी लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार अब कमजोर हो चुके हैं और इन्हीं पर हमला किया जाए। और प्रशांत किशोर भी उसी कड़ी में है और प्रशांत किशोर अपने लिए मौका तलाश रहे हैं। प्रशांत किशोर के लिए एक और बड़ी चीज है, वे नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहते हैं। यही कारण है कि वे बार बार नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं। जिस तरीके से छोटे छोटे पॉकेट को लेकर के नीतीश कुमार ने बड़ी राजनीति की है, उसी तरीके से प्रशांत किशोर चाहते हैं कि राजनीति की जाए। वे भाजपा को भी नीतीश कुमार वाले अंदाज में ही अपने साथ लाना चाहते हैं या उनके साथ जाना चाहते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार 95 में समता पार्टी बनाने के बाद महज 6 सीटें जीते थे समता पार्टी ने उस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया था समता पार्टी के साथ और लोकसभा चुनाव में उसके ठीक एक साल बाद 1996 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें 8 सीटें समता पार्टी जीत गई थी। क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद बिहार में 6 सीटें जीती विधानसभा में और लोकसभा के चुनाव में 8 सीटें जीत गई, 6 बिहार की, 1 यूपी और 1 उड़ीसा में। तो उसी तरीके से प्रशांत किशोर चाहते हैं कि देखिए, हमारा कम जरूर होगा, लेकिन आने वाले दिनों में जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, राजनीति के नेपथ्य में चले जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं होगा। तो हमारी पार्टी के साथ गठबंधन करके जिस तरीके से नीतीश कुमार को चेहरा बनाया गया था, उसी तरीके से भविष्य में भारतीय जनता पार्टी मुझे भी चेहरा मानेगी, मेरे साथ भी वही व्यवहार करेगी जो नीतीश कुमार के साथ किया था। और एक और वो भाजपा के दुखती नस को दबा रहे हैं, वो है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में नेतृत्व को नहीं उभार पाई है जो सीएम मटेरियल टाइप हो। है भी, देखिए कई राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी ने बिना सीएम चेहरा के चुनाव जीता है। दिल्ली भी अभी अभी उसका उदाहरण है। किस तरीके से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बड़े नेता थे, लेकिन उनके चेहरे पर चुनाव नहीं हो रहा था। बाद में देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। कई जगहों पर मध्य प्रदेश भी इसका उदाहरण रहा। शिवराज सिंह चौहान को लग रहा था कि बनेंगे, नहीं बने तो बन भी रहे। तो इसी तरीके से बिहार में भी है, भारतीय जनता पार्टी बिना नेतृत्व के भी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर की ओर से किया जा रहा है कि हमारी अहमियत को भी समझा जाए। भविष्य के हम नीतीश कुमार हो सकते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ओबीसी, दलित, मुस्लिम करके अपनी राजनीति को जमाया है, वही राजनीति हम भी कर रहे हैं और वहां तक भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ जमाने में कमजोर है। जनता दल यूनाइटेड कमजोर भी हुई है हाल के दिनों में। देखिए 2014 के बाद लगातार जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रही है। आंकड़ों के हिसाब से भी आप देख लीजिए, वोट बैंक के हिसाब से और भी जो राजनीतिक उठापटक है, उस मामले में जनता दल यूनाइटेड लगातार कमजोर हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी एक साथी चाहिए। तो प्रशांत किशोर उसी जो वैक्यूम हो रहा है उसको भरना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस चुनाव में अगर जनता दल यूनाइटेड का अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा। क्योंकि गठबंधन में अगर जनता दल यूनाइटेड सीटें लड़ती है तो, और उसी तरीके का परसेंटेज रहा जो 2020 में था, या उससे अगर घट गया तो सरकार बनाने से भी चूक जाएंगे। हालांकि वैसी स्थिति नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत मजबूत हुई है बिहार में। जनता दल यूनाइटेड भी मुझे नहीं लगता है कि 2020 को दोहराएगी, बेहतर प्रदर्शन करेगी। बजट वगैरह का जो मामला है उससे भी एनडीए को बहुत
फायदा होने जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो प्रशांत किशोर बार बार एंट्री ले रहे हैं नीतीश कुमार पर हमलावर होकर के, वे भारतीय जनता पार्टी पर उतने हमलावर नहीं हो पा रहे हैं। वे हमलावर हमेशा नीतीश कुमार पर हो रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर वहां के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल मुसलमान हैं वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने को इच्छुक हुए हैं, दलितों की बात ये कर रहे हैं, ओबीसी की भी बात ये करने लगे हैं, और भी तमाम, और खुद तो इस तरीके से पूरा एक मामला जो नीतीश कुमार ने 90 के दशक में किया था, उसी स्टाइल की राजनीति को प्रशांत किशोर ने पकड़ा है। और इनको लग रहा है कि नीतीश कुमार जल्दी खत्म हो, जल्दी रास्ते से उनके हटे, तो वहां जो कोई नेतृत्व नहीं बचेगा, तो उस पर उनको काबिज होने का जल्द से जल्द मौका मिलेगा। प्रशांत किशोर ये देख रहे हैं बॉस। बिल्कुल, प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी को आपने रीड करने का प्रयास किया। संजय जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप प्रियदर्शी की बात से कि भाई प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बात का देख रहे हैं कि उनका रिप्लेसमेंट के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए उनको कमज़ोर बता रहे हैं और बीजेपी पर तंज कस रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि घोषित करिए उनको सीएम फेस? देखिए, बात प्रशांत किशोर जी यहाँ चूक रहे हैं। प्रशांत किशोर जी इसलिए चूक रहे हैं कि बिहार के कुर्मी, अब जातीय स्तर पर मुझे बात करनी पड़ जा रही है इसलिए कि कास्ट पॉलिटिक्स की ही बात की जा रही है। जी। बिहार के कुर्मी बिहार के मुस्लिम की तरह नहीं है, ये काफी विकसित है। ये बौद्धिक रूप से भी विकसित है, अर्थ के रूप से भी विकसित है, जमीन के स्तर पर भी विकसित है और राजनीति के स्तर पर भी काफी ये जागरूक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी ये अपना जाल फैलाकर ये कोयरी और कुर्मी को अपने पाले में और रख सके। हाँ, सतीश कुमार जैसे कुछ वैसे बागी नेता हैं जिनकी उपेक्षा हुई है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सतीश कुमार जैसे नेता उनके पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो जाएंगे, वो जा भी सकते हैं, लेकिन सतीश कुमार अकेला नेतृत्व वो पूरे बिहार के कुर्मियों का नहीं करते, बल्कि एक सर्वमान्य नेता हैं ये नीतीश कुमार जी, कोयरी कुर्मी के। अब उससे अलग हटकर थोड़ी सी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये पिछले चुनाव में तो नंबर 3 की पार्टी बिहार में रही है। अगर सांख्यिकी पर भी नजर रखें तो सांख्यिकी से अगर अलग हटकर हम बात करें तो ये हम देखते हैं, नंबर 1 तो राजद थी, नंबर 2 वो बीजेपी, नंबर 3 ये जदयू। तो मेरा मतलब भाजपा और जदयू में गठबंधन हुआ, वो भाजपा की सीटें अधिक थी, लेकिन उसने अपना सीएम नहीं दिया और न तो सीएम के लिए कभी उसने कोई छटपटाहट या आकुलाहट दिखाई दी। माने ऐसा कुछ दिखा नहीं। नेचुरली वो मान लिया था कि वो नीतीश कुमार, माने भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया था कि नीतीश कुमार ही सीएम के फेस हो। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीएम का फेस नहीं है। तो आगामी, माने ये 8 महीने बाद चुनाव है, ये नीतीश कुमार जी के ही फेस पर ये चुनाव लड़ेगी पार्टी। यहाँ उनका पर्सनालिटी, मेरा मतलब नीतीश कुमार जी का पर्सनालिटी और जो भी विकास के कार्य हैं और शुरू के दिनों में जो उन्होंने जीरो, माने करप्शन के लेवल पर जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो अपनाई थी, ये सब बड़ा उनके पर्सनालिटी को ऐड ऑन किया है और एक अलग दिखाया है। और वो खुद स्वीकार भी करते रहे हैं कि जिस तरह का तवज्जो, जिस तरह का महत्व मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से ही दिया, उसको मैं भूल नहीं सकता हूं। दूसरी बात, एक चीज और कि अभी मेरा मतलब दिल्ली के चुनाव को फतह करने के बाद एक बहुत बड़ा जत्था, 10,000 का जत्था आरएसएस का बिहार में प्रवेश या तो कर चुका होगा या करने वाला। उसमें उत्तर, माने बिहार को 2 भागों में बांटा है आरएसएस। बेहतर पता होगा कि बीजेपी का यूपीएस तो आरएसएस है,
दो भागों में बांटा, माने एक उत्तर बिहार और एक दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार की राजधानी उसने पटना को बनाई, माने मुख्यालय बनाया, और उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर को बनाया। मेरा मतलब कि मिशन बिहार उसका, माने भारतीय जनता पार्टी का है 2025 में, लेकिन उसके पास सीएम फेस वैल्यू का कोई सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार नहीं। और ऐसी भी कोई बात उभर के नहीं आ रही है कि वो नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से बिदके हुए हैं या अलग हैं। अब पीएमओ से टाइम मांगना, पीएम तो रहते हैं ज्यादातर विदेश में, देश में भी कई काम है, कार्य टाइम मांगना और उनको टाइम नहीं मिलने से बिदक जाना, मेरी समझ से इतने हल्के और इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है नीतीश कुमार जी। ये केंद्र में भी लंबी राजनीति की है, लंबी पारी इन्होंने खेली है, और इन्होंने देखा है कि एक प्रधानमंत्री की व्यस्तता क्या हो। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां यही है कि जी हाँ, तब तो है घटक दल है। अब घटक दल है तो घटक दल में भी प्रतिद्वंदिता रहती, ये बड़ा माइन्यूटली, बड़ी सूक्ष्मता से अगर देखें तब उसमें भी एक कंपटीशन रहता है कि मैं आगे निकल जाऊं। नेचुरली बीजेपी भी चाहेगी कि अधिक से अधिक सीटें मेरी आए, जैसा कि पिछले बार भी उसने ऐसा ही किया था कि अधिक से अधिक सीटें आए, तो आई भी। यही बात है। बिल्कुल। अब जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा, मुझे लगता है इस बात की चर्चा और तेज होती जाएगी। दोनों ही, जो सत्ता पक्ष है एनडीए या विपक्ष की बात करें जो इंडिया गठबंधन है, दोनों में ही ये बात मुझे लगता है कि उठती रहेगी कि सीटों का जो गणित है उसको लेकर एक दूसरे पर दबाव बनाना ये चलता रहेगा। और उस बीच हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे भाई कि उनका भी अपना स्टेक है, वो भी अपना भविष्य देख रहे हैं, तो वो इस तरह के तंज कसते रह रहे हैं। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर क्या आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के ऑप्शन के तौर पर उभर सकते हैं बीजेपी के लिए? आशुतोष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझसे पूछ रहे हैं क्या? मुझे लगता है आशुतोष जी तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच रही है। प्रियदर्शी जी, मैं अंत में आपसे ये समझना चाहूँगा कि भाई जो मैं कह रहा हूँ कि जो सीटों का गुणा गणित है, सब इसको लेकर क्या ये जो चर्चा चल रही है भाई कि नीतीश कुमार का नहीं जाना दोनों कार्यक्रमों में, उसको लेकर क्या वाकई जो लोकल स्तर पे अभी इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है, एक दूसरे पर दबाव बनाना शुरू हो चुका है बीजेपी में और जेडीयू के बीच कि भाई इसके पास कितनी सीटें रहेंगी? क्योंकि लोकसभा में ये चीज़ देखी गई थी, एक सीट बीजेपी ज़्यादा लड़ी थी। अब विधानसभा में जाहिर तौर पर नीतीश कुमार दबाव बनाएंगे। हाँ, ये तो देखिए, जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं बिहार में, एनडीए मतलब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, या उससे पहले समता पार्टी थी उस समय, आप सभी चुनावों से ठीक पहले देखिएगा कि इस तरह का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके का मामला 2020 में भी था। 15 में तो साथ में लड़े ही नहीं, 10 में। तो ये सब मामला इन लोगों के बीच में चलते रहता है। चुनाव के पहले जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाती है, भारतीय जनता पार्टी उसका काउंटर करती है। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए 2 लोग जनता दल यूनाइटेड की ओर से और छोड़ दिए गए हैं। छोटू सिंह जो महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के, और संजय सिंह पूर्व विधान पार्षद, ये लोग अभी टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं। ये दोनों सीट है भारतीय जनता पार्टी की। बाढ़ में और आरा का एक सीट से जो बीजेपी का सीट है, वहां से छोटू सिंह ने दावा ठोक दिया है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये इस समय चलेगा, इस माहौल में चलेगा। इस माहौल में कई ऐसे कार्यक्रम आएंगे जहां नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, कई ऐसे मौके आएंगे जहां नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण नहीं दिखेंगे। तो ये पूरी रस्साकसी जो है, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सीटों के बंटवारे के मद्देनजर है। एक दूसरे से हार्ड बार्गेनिंग की जा रही है, प्रेशर एक दूसरे पर दिया जा रहा है, वाइस वर्सा मामला चल रहा है। और चलता इसलिए रहेगा कि देखिए, जनता दल यूनाइटेड का जो स्ट्राइक रेट खराब हुआ है 2020 में, उसके हवाले से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनता दल यूनाइटेड को पिछले बार से काफी कम मात्रा में सीटें दी जाएं और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। लेकिन नीतीश कुमार शायद राजी नहीं होंगे, क्योंकि राजी इसलिए नहीं होंगे कि देखिए, अपने कंडीशन पर
नीतीश कुमार ने लोकसभा में भी चुनाव लड़ा और एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिल गई, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को अगर 2020 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी आंकती तो शायद 2024 लोकसभा में इतनी सीटें तो जनता दल यूनाइटेड को नहीं देती और नीतीश कुमार यहाँ कामयाब रहे। मुझे लगता है कि अभी फिर नीतीश कुमार पर, क्योंकि वो केंद्र का मसला था, भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में हमेशा सेंट्रल पॉलिटिक्स रहा है, बिहार का पॉलिटिक्स उसके बाद आता है या किसी भी राज्यों का पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके बाद आता है। लेकिन अब यहाँ बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी इच्छा है कि अब तो उनका मुख्यमंत्री होना चाहिए। जैसे मायावती के साथ भी इन लोगों ने तो टर्म एंड कंडीशन पर सरकारें बनाई थी जी। यूपी में। वो अलग बात है कि मायावती ने क्या खेल किया, लेकिन बिहार में उस तरीके का मामला नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार ही हैं, किसी भी हालत में है। 43 क्या 3 सीटें भी आए और नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो भैया मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा फिर नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार इस तरीके से अपने आप को बिहार की राजनीति में, खास करके एनडीए में मजबूत किए हुए हैं, मजबूत और किए जो हुए लगातार रेलेवेंट बनाए हुए हैं, वो भी इतने वर्षों हाँ, अपनी से। प्रासंगिकता। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जिस तरीके से फिलहाल थोड़ा स्वास्थ्य के मसले रहे नीतीश कुमार के लेकर, संजय जी क्या देखते हैं आप? साथ रहने वाले हैं, सीटों का बंटवारा क्या आड़े आ सकता है? ये जो दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है, ये क्या अलग कर सकती है? नहीं, बहुत स्वाभाविक है, इसलिए कि पिछले चुनाव में तो वो मैंने पहले भी कहा कि नंबर 3 की पार्टी ये बनी बिहार में। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी ना कि, या फिर उसका अपना तर्क तो होगा ना कि आपने तो नंबर 3 पर आप रहे और मैं नंबर 2 पर रहा, बावजूद आपको मैंने सीएम स्वीकार किया। और एक बात और बता दूं कि पार्टी के भीतर भी जब कभी भी कोई बड़ी बैठकें होती है, उसमें ये चर्चा भी होती है कि क्या हमारी पार्टी में कोई वैसा नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके। हालांकि ये बड़ी दुख के साथ वो लोग ये बात करता है, लेकिन फिर बड़ी उत्साह के साथ ये भी वो लोग कहता है कि पिछले चुनाव में उनको माने चुनाव के परिणाम के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहिए। ये खास करके तब भी ये बात की गई थी जब वो राजद के साथ हुई। तो मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी वो सीटों को लेकर तो रसाकसी चलेगी। जदयू खास करके नीतीश कुमार जी ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक सीटें उनको मिले, लेकिन सवाल उठता है कि सीट मिल जाने के बाद जीत की क्या गारंटी होगी। पिछले बार भी तो सीटें इनको मिली थी और 36 सीटों पर तो लोजपा ने ही इनको धक्का पहुंचा दिया था। हालांकि प्लस पॉइंट या बोनस पॉइंट इस बार ये है कि लोजपा इस बार इनके साथ है। जहां तक बात अगर प्रशांत किशोर की करें तो अभी वो सीएम में स्टैचर नहीं हुए हैं, सीएम मटेरियल नहीं हुए हैं। और बात है कि वो विरोध भी किसका करें, जो टॉप पर बैठा हुआ है उसी का विरोध करेंगे, क्योंकि वो तो इंडिया लेवल के पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, एक बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, पॉलिटिक्स में एंट्री ले लिए हैं। विरोध भी वो किसका करेंगे? वो विरोध अगर वो करेंगे, और ये एक मेरा मतलब कि बड़ा उनका नीतीश कुमार जी का विरोध करना भी एक पॉलिटिक्स, क्योंकि जब हम टकराएंगे तो एक बड़े लोग से टकराएंगे, माने एक बड़ी हस्ती से हम टकराएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है अभी पार्टी में। हमको तो लग रहा है सीटों को लेकर भी अभी बातें शुरू हो गई हैं। 2-3 बैठकों में भी ये बात आई है कि जदयू को कितनी सीट दी जाए, लोजपा को कितनी दी जाए, हमको कितनी दी जाए, या हमने दावा कर दिया है कि मुझे इतनी चाहिए। लोजपा ने कुछ खुलकर कहा नहीं है, और लेकिन ये सबकी लगाम भारतीय जनता पार्टी के पास। बिल्कुल, सबकी लगाम बीजेपी के पास है। और मुझे लगता है ये चर्चा, ये बहस चलती रहेगी जब तक चुनाव का समय करीब नहीं आ जाता है कि किसके हाथ कितनी सीटें आती हैं। और ये दबाव का दौर मुझे लगता है चलता रहेगा, उसके नए नए तरीके हम लोग भी मुझे लगता है देखते रहेंगे, जनता भी देखती रहेगी जो अपनाए जाने वाले हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो, एनडीए की बात हो या एनडीए गठबंधन की बात हो। क्योंकि हाल में जो चुनाव हुए सब जगह ये दो अंतर्विरोध दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही मुख्य जो पार्टियां हैं उनमें दिखा है। तो बिहार में क्या होगा इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी।
प्रियदर्शी जी, संजय जी, आशुतोष जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि नीतीश कुमार अगर इन 2 दौरों में नहीं गए तो उसके पीछे क्या कहानी गणित हो सकती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी बिहार की बात में आज इतना ही। बिहार में लगातार राजनीतिक चर्चाएं ऐसी आती रहती हैं जिस पर हमें बात करनी होती है और आपको समझाने का प्रयास करना होता है कि भाई आखिर नीतीश कुमार अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ में नहीं जा रहे हैं या बीजेपी के एक बड़े कुर्मी सम्मेलन में नहीं गए हैं तो उसके पीछे क्या मायने हैं। आपको क्या लगता है, क्या उसके पीछे राजनीतिक कारण संदेश हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।